हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड में। इसी आशा के साथ हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास क्या है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इसकी विशेषताएँ क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपने शारीरिक विकास का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को बिना देर के हुए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा शारीरिक विकास क्या है। आप इस पिक्चर को पहले देखिए कि इसमें जो प्रथम अवस्था में जो शिशु है वो और लास्ट अवस्था में जो शिशु है उसके शरीर में किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप यही कहेंगे कि मैम जो शिशु है वो पहली अवस्था में बहुत ही छोटा है और लास्ट अवस्था में उसका शारीरिक विकास यानी कि जो शरीर के उसके अंग हैं वो वृद्धि कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो इसी बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक कंडू तथा टूट है, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो शारीरिक अभिवृद्धि है उससे यह अभिप्राय है कि हमारा शरीर कैसे ग्रो करता है, हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है वो कैसे वृद्धि करते हैं यानी कि कैसे बढ़ते हैं और उनके कार्य करने की जो शैली, कार्य करने की जो तरीका है वो किस प्रकार से है। हम जानते हैं कि जो हमारा शारीरिक विकास है वो जन्म से मृत्यु पर्यंत यानी कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती हमारे शरीर के अंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह माना जाता है कि जो हमारा शारीरिक विकास है वो माँ के गर्भ में, जैसे ही एक शिशु माँ के गर्भ में पलना स्टार्ट हो जाता है तभी से उसके शरीर में चेंजेज देखने को मिलते हैं और उसके शरीर के विभिन्न अंग ग्रो करते हैं। तो ये भी माना जाता है कि जो हमारा शारीरिक विकास है यानी कि जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत देखने को होता है। जैसे हम मानिए कि जैसे हम शैशवावस्था में होते हैं वैसे किशोरावस्था में नहीं होते हैं और वैसे हम प्रौढ़ावस्था, उसको छोड़िए। यदि आप इस क्षण जिस अवस्था में जिस तरह से दिखते हैं आप अगले ही क्षण उस तरह के नहीं दिखेंगे, आपके शरीर के अंगों में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बदलाव है वो हमेशा होने वाली एक प्रक्रिया है, हमारे जीवन में हमेशा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक विकास में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यह बाल्यकाल से किशोरावस्था तक भी स्थिर की स्थिति में नहीं होता। मान लीजिए कि हम शैशवावस्था में हैं, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में है तो हमारे शरीर के जो विकास है उसमें किसी भी प्रकार का स्थिरता देखने को नहीं मिलता। जैसे ही हम प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तब हमारे शारीरिक जो विकास हैं वो पूर्ण रूप से हो जाते हैं और अब होना बंद कर देते हैं। मान लीजिए यदि हमारा शारीरिक विकास न रुके तो क्या होगा, हमारे शरीर के जो अंग है वो बढ़ते जाएंगे और हम पृथ्वी पर कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकते। इसके लिए कुदरत ने यह नियम बनाया कि हमारा प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा, हमारे जो शरीर के भी प्रत्येक अंग है वो दृढ़ता और विकसित हो जाएंगे। तो जो विकास है वो एक प्रकार की सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से यानी कि गर्भाधान से प्रारंभ होकर पूरे जीवन पर्यंत तक चलती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मानव शरीर है उसका विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया। जो गर्भावस्था का जो विकास है, जब हम माँ के गर्भ में रहेंगे और हमारे शरीर में जो वृद्धि होगी उस विकास को हम जन्म से पूर्व का विकास कहेंगे। और माँ की जब डिलीवरी हो जाएगी, एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाएगा, जब तो उस टाइम जब शिशु के शरीर का विकास स्टार्ट होगा उसे जन्म से बाद का शारीरिक विकास कहेंगे। तो जो शिशु के शारीरिक विकास की आधारशिला यानी कि जो नींव है वो माँ के गर्भ में, हमने आपको बताया कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है वहीं से एक गैमीट यानी एक शिशु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले शिशु का जो शरीर होता है एक पॉइंट, एक बिंदु के आकार का होता है और वहीं से बढ़ते बढ़ते हमारा शरीर इतना ग्रो करके इस अवस्था तक पहुंच जाता है। तो हम
सबसे पहले बालक की शिक्षा के लिए यदि एक बालक को शिक्षित करना है तो उसके शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। यदि एक अस्वस्थ बालक है तो उसको यदि शिक्षा दी जाएगी तो वो पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उससे इतनी बीमारियां रहेंगी कि उसमें ही खोया रहेगा, उन्हीं से वो ग्रसित रहेगा, तो शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन जब एक स्वस्थ बालक, जब हेल्दी बालक है, उसको शिक्षा देंगे तो वो पूर्ण रूप से शिक्षा को ग्रहण करेगा और अपने आप को परफेक्ट तरीके से एक बेहतर बालक की भांति अपने आप को बना सकता है, क्योंकि वो स्वस्थ है, उसे पौष्टिक आहार मिले हैं। तो इस प्रकार जो हमारा शारीरिक विकास है वो हमारे शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हमारा शारीरिक विकास होगा तभी हमारे के आगे के विकास होंगे, क्योंकि हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हम खिले खिले रहेंगे और किसी भी अवस्था में हम आपको आसानी से ढाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने मत के अनुसार शारीरिक विकास को ये कहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है उसको शारीरिक विकास किस प्रकार प्रभावित करता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो शारीरिक विकास से प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारा पहला है नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा स्नायु मंडल है वो शारीरिक विकास से प्रभावित होता है। स्नायु मंडल के विकास के साथ बुद्धि विकास में भी वृद्धि होती है। जब हमारा नर्वस सिस्टम सही से कार्य करेगा तो हमारा जो वृद्धि होगी वो बेस्ट होगी, क्योंकि हमारा जब सेंस ऑर्गन, मान लीजिए कोई भी वस्तु आपके शरीर में चुभती है तो आपको तुरंत पता चलता है, तो इस प्रकार हमारी बुद्धि में भी वृद्धि होगी। इसके बाद हम किसी भी परिस्थितियों को समझने की योग्यता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहेंगे। किसी भी भाव को, किसी भी संवेगों को, किसी भी व्यवहार को हम आसानी से समझ सकते हैं जब हमारी स्नायु मंडल का सही से विकास हुआ रहेगा तब। उसके बाद जो हमारा मांसपेशियों में वृद्धि, इसको भी शारीरिक विकास प्रभावित करता है। आइए देखते हैं कैसे प्रभावित करता है। जो मांसपेशियों की वृद्धि होने के साथ साथ उनकी जो शक्ति में भी विकास होता है, जो कि बालक की क्रियाशीलता तथा उनकी क्रियाओं में भी दिखाई देता है। हमारी मांसपेशियां वृद्धि करेंगी, हमारी मांसपेशियों में ग्रोथ होगा तो हमारा जो शारीरिक विकास होगा और भी बेस्ट होगा। उसके बाद हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके विकास को भी शारीरिक विकास प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य में परिवर्तन होने से नवीन व्यवहारों का प्रकाशन होता है। जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां अच्छे से विकसित होंगी तो नवीन परिवर्तित व्यवहारों का भी प्रकाशन होगा। उसके बाद संपूर्ण शारीरिक ढांचा, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे शरीर का प्रमुख ढांचा, पूर्ण ढांचा, उसमें भी परिवर्तन होता है शारीरिक विकास से ही। तो मान लीजिए कि हमारे शरीर की रचना यानी कि लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप से भी बढ़ रहा है। बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं शरीर का विकास अच्छे से स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि अच्छा स्वास्थ्य है तो शारीरिक विकास अच्छा होगा, और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बालक का शारीरिक विकास सही से नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं कि जो शारीरिक विकास के नियम है, लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, वो क्या कहते हैं। इसमें हमारा 2 नियम है। जो पहला नियम है वो मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिफेलोकॉर्डल। जो मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत है वो हेड टू टू, यानी कि हमेशा हेड से टो की तरफ जाता है। एक ये बालक है, इसका जब भी विकास सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट के अनुसार होगा तो पहले उसका सिर बनेगा, फिर उसका धड़ बनेगा, फिर उसके हाथ पैर नीचे के पार्ट्स बनेंगे, नीचे के बॉडी पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहले उसका सिर विकसित होगा। तो इसका यही
मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कहता है कि जब पहले मस्तक बनेगा फिर अधः माने नीचे, पहले बालक का मस्तिष्क बनेगा, उसके बाद जो उसके शरीर का निचला भाग है वो बनेगा। इस प्रकार इंग्लिश में भी आप इसको बेहतर रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि सिफेल का मतलब है खोपड़ी और कॉर्डल का मतलब शरीर के नीचे का जो भाग है, यानी कि सबसे पहले खोपड़ी बनेगी और फिर नीचे का भाग बनेगा। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो हमेशा शारीरिक विकास होगा वो लॉन्गिट्यूजनल यानी कि ऊपर से नीचे तक होगा, टॉप टू बॉटम जाएगा हमेशा। तो इस प्रकार यह विकास ऊपर से नीचे की प्रक्रिया को दर्शाता है। उसके बाद हमारा विकास चक्र का नियम, जो विकास चक्र का नियम है वो ये बताता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में विभाजित है। प्रथम चक्र जो है वो जन्म से 2 वर्ष यानी कि जब बालक जन्म लेता है, शैशवावस्था में आता है और 2 वर्ष तक होता है, उसे प्रथम चक्र में रखा जाता है। जो प्रथम चक्र है उसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन जैसे ही वो द्वितीय चक्र यानी कि 2 से 11 वर्ष की आयु में जाएगा तो उस टाइम जो शारीरिक विकास होगा वो प्रथम चक्र की अपेक्षा निम्न स्तर का होगा। लेकिन फिर यदि बालक तृतीय चक्र यानी कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जाता है तब इसके शारीरिक विकास में फिर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, फिर शारीरिक विकास अचानक से बढ़ जाता है। उसके बाद जब चतुर्थ चक्र 15 से 18 वर्ष की अवस्था में बालक होता है उस टाइम उसका जो शारीरिक विकास होता है उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। इसके बाद हम देखते हैं महान जो मनोवैज्ञानिक हार्लॉक साहब है वो ये कहते हैं कि विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता। विकास एक लय में चलता है। मान लीजिए पहले शैशवावस्था आएगी, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, फिर उसके बाद आपका किशोरावस्था आएगा। अब ये नहीं कि पहले आपका किशोरावस्था आ जाए फिर उसके बाद बाल्यावस्था आ जाए, ऐसा नहीं है। विकास, शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो एक लय में चलती है लेकिन नियमित नहीं होती। इसका मतलब ये है कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होगा वो तीव्र गति से होगा, लेकिन जब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होगा तो वो शैशवावस्था की अपेक्षा कम होगा। लेकिन जैसे ही यदि बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका शारीरिक विकास पुनः एक बार फिर से तीव्र हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे शारीरिक विकास की जो विशेषताएं, शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या क्या है। उसमें हमारा जो शारीरिक विकास की विशेषताएं हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला है शारीरिक रचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि हमारा आकार, हमारे शरीर का आकार बढ़ रहा है, भार में वृद्धि हो रही है। पहले हम 15 kg के थे, अब हम 45 kg के हो गए। हमारी ऊंचाई पहले कम थी, अब अधिक हो गई है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पहले की अपेक्षा वृद्धि कर चुके हैं। हड्डियां में मजबूती आ गई है, दृढ़ता आ गई है। हमारे दांतों की संख्या, पहले जो बचपन में दूधे के दांत थे वो 20 थे, अब 32 हो चुके हैं। तो इस प्रकार वृद्धि होती रहती है हमारे शरीर के भागों में। इसके बाद जो है वो आपका दूसरा है शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हमारा तंत्रिका तंत्र विकसित हो रहा है। एक बच्चे का जो तंत्रिका तंत्र है और एक किशोर का तंत्रिका तंत्र है उसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। किशोर का तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, हृदय विकसित हो जाएगा, रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र अब पहले से मजबूत हो चुका होता है। देखते हैं एक जब शैशवावस्था अर्ली इन्फेंसी स्टेज में बालक होता है तो बहुत प्रकार के अपने माँ का जो दूध होता है उसी को पचा नहीं पाता है, और लेकिन जब हम किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शैशवावस्था में हमारा शारीरिक विकास
किस प्रकार का होता है। जो शैशवावस्था में हमारा शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही तेज गति से हमारे शरीर के अंग वृद्धि करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाल्यावस्था में आते हैं, जो हमारा शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से नहीं हो पाता है, शैशवावस्था की अपेक्षा निम्न गति से होता है। तो जो शैशवावस्था है उसको 2 भागों में मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के अनुसार बांटा है। जो पहला है वो प्रथम भाग और जो दूसरा है उसे द्वितीय भाग कहते हैं। पहला है उसे जन्म से 3 वर्ष तक और जो द्वितीय भाग है उसे 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में बांटा है मनोवैज्ञानिकों ने। सामान्य रूप से शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। और इसको एक बार हम देख लेते हैं। जो इन्फेंट वर्ड, इन्फेंट हमेशा हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंट का मतलब है नहीं बोलने वाला है, यानी बहुत कम बोलने वाला या नहीं बोलने, हाँ बच्चे करते हैं बस वही सब। तो जब कोई नवजात बालक लगभग 3 वर्ष तक रहता है तो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता है, बस इशारे करता है कि कोई भी व्यक्ति उस बालक की आवाज़ को समझ नहीं पाते हैं कि वो बालक कहना क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही बालक द्वितीय भाग में प्रवेश करता है, यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में बालक होता है, तो वो अपनी बातों को भली भांति किसी भी व्यक्ति के सामने कह लेता है और व्यक्ति उसकी बातों को समझ लेता है। इसलिए इन्फेंसी की जो अवस्था है उसे 3 वर्ष के बाद की अवस्था नहीं मानी जाती। उसके बाद बच्चा टोडलर हो जाता है। 3 वर्ष तक की अवस्था तक इन्फेंसी अवस्था खत्म हो जाती है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो शारीरिक विकास है वो निम्न प्रकार से होता है शैशवावस्था में। पहले आकार को देखते हैं। शैशवावस्था में जो आकार है, शैशवावस्था में एक शिशु का आकार है वो कैसे होता है। जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वो 20 इंच होती है, लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में वृद्धि हो जाती है और 6 वर्ष तक की अवस्था तक लगभग बालक की जो लंबाई होती है वो 44 या 40 इंच हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि भार में किस प्रकार का बदलाव आता है। जन्म के समय बालक का भार जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन ये जो बालक और बालिका में हम देखेंगे कि बालक का भार अधिक होता है शैशवावस्था में कि बालिका का भार अधिक होता है। तो यही पाएंगे कि बालक का भार बालिका की अपेक्षा एक बॉय एक गर्ल, जो गर्ल का भार है वो बॉय के भार से क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब प्रथम मास में शिशु का भार बालिका की अपेक्षा जो बालक है उससे कम हो जाता है बालिका का भार। इसके बाद हम आते हैं मांसपेशियों में। जो मांसपेशियां हैं उसमें भी देखने को मिलता है कि विकास किस प्रकार से होता है। जो शिशु की मांसपेशियों का भार है उसके शरीर की कुछ भार का बस 23 गुना होता है। धीरे धीरे यह भार बढ़ता जाता है और उसकी भुजाओं का विकास भी तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दोगुनी तथा टांगें जो होती हैं वो लगभग 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक उसकी मांसपेशियों में बिल्कुल लचीलापन आ जाता है, क्योंकि एक बालक जब जन्म लेता है तो उसकी मांसपेशियां अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं। इसके बाद हम आएंगे आपका जो हड्डियों का विकास किस प्रकार से होता है शैशवावस्था में। तो एक जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ही कोमल और लचीली होती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है उसकी हड्डियां मजबूत और रिजिड हो जाती हैं, यानी कि कठोर हो जाती हैं। जब एक बालक जन्म लेता है तो उस टाइम उसकी हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 या 300 तक होती है,
लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां केवल 206 ही रह जाती हैं। इस अवस्था में देखेंगे कि बालक और बालिका में क्या अंतर पाया जाता है। तो जो बालक की हड्डियां होती हैं वो बालिका की हड्डियों की अपेक्षा जल्दी अस्थिकरण यानी कि जल्दी से मजबूती प्राप्त कर लेती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा दांत में क्या विशेषता आती है कि जब शैशवावस्था में बालक होता है तो उसके दांत में क्या विशेषता देखने को मिलती है। जन्म काल में शिशु में कोई दांत नहीं होता। आप देखेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम उसके दांत नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो 7 माह यानी कि 7 मंथ का होता है तो उसमें दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। ये स्थायी दांत नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें दूधे के दांत भी कहा जाता है, यानी कि ये अस्थायी टेम्परेरी टीथ होते हैं। इनको दूध के दांत कहा जाता है। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 होती है। मान ली कि जब बालक 1 वर्ष का होता है, 1 ईयर का होता है, तो इनकी जो संख्या होती है अस्थायी दांत की जो संख्या होती है वो 8 होती हैं। लेकिन जैसे ही 4 वर्ष की अवस्था तक होता है बालक, तो उसमें सभी जो दूध के दांत है वो निकल आते हैं और 5वें और 6वें वर्ष की आयु में पूरे कंप्लीट रूप से 20 दांत बालक के उग आते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। इसके बाद जो शिशु का शरीर व मस्तिष्क है वो उसकी लंबाई का 1/4 होता है। मान लीजिए जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी जितनी लंबाई होती है उसका 1/4 1/4वां भाग उसका शरीर विकसित होता है। और प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब बालक प्रथम भाग में होता है, 2 वर्ष में होता है, तो उसका सिर बहुत तेज़ी से विकसित करता है और लगभग जन्म के समय जो शिशु का मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। और जैसे ही 6 वर्ष की आयु तक बालक जाता है तो उसका जो सिर का भार होता है वो 1260 ग्राम हो जाता है। उसके बाद जब हम ये देखेंगे कि कोई क्वेश्चन करता है कि एक वयस्क नागरिक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आप यही उत्तर देंगे कि एक वयस्क नागरिक के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है। जो बाल्यावस्था है उसको भी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांटा। और जो बाल्यावस्था का काल होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। जब बालक 6 से 12 वर्ष के बीच होगा तो उसे हम बाल्यकाल में रखेंगे। आप बोलेंगे कि शिशु जो है वो अब शिशु न रहकर एक बालक हो गया है। इसका जो प्रथम चक्र है वो 6 से 9 वर्ष का, जो द्वितीय चक्र है वो 9 से 12 वर्ष का है। जो प्रथम चक्र है उसमें जो शिशु के शारीरिक गतिविधियां हैं, शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होते हैं। लेकिन जैसे ही शिशु द्वितीय भाग यानी कि 9 से 12 वर्ष में प्रवेश करता है तो उसका जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है, यानी कि रुकती तो नहीं है, बहुत मंद पड़ जाती है। लेकिन उसकी जो हड्डियों में दृढ़ता यानी कि उसकी मांसपेशियों में पकड़, हड्डियां उसकी मजबूत होने लगती हैं। अब वो अपने शरीर पे पूर्ण रूप से पकड़ बना लेता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जो बाल्यावस्था में लंबाई है वो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की लंबाई अधिक होती है, तो इसमें लंबाई में वृद्धि हो गई। और जो भार है वो भार में भी जब हम एक बालिका का भार देखेंगे और एक बालक का भार देखेंगे तो 9 वर्ष तक बालिकाएं जो होती हैं वो बालकों से कम रहती हैं। लेकिन जैसे ही 10 वर्ष में बालिका प्रवेश करती है उसकी लंबाई बालक की लंबाई से अधिक हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शरीर
व मस्तिष्क का विकास। जो शरीर व मस्तिष्क का विकास है वो किस प्रकार से होता है। इस अवस्था में सिर का विकास तो होता है, किंतु शरीर और सिर का अनुपात वयस्क के शरीर और सिर के अनुपात के समान हो जाता है, क्योंकि अब बालक के जो सिर का विकास है वो शैशवावस्था में ही अधिक से अधिक हो चुका है, बहुत कम विकास होता है इस अवस्था में। उसके बाद हम देखेंगे मांसपेशियों का विकास। जो मांसपेशियों का विकास है वो बाल्यावस्था में मंद गति से होता है, लेकिन 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% रहता है। यदि मान लीजिए कि 8 वर्ष का बालक है तो उसकी जो मांसपेशियों का भार होगा उसके शरीर का 27% विकास हो चुका होगा, और 12 वर्ष में बढ़कर वह 33% तक हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि धड़ का विकास। धड़ का विकास बाल्यावस्था में कैसे होता है। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के जो धड़ का विकास होता है वो बहुत ही कम होता है, परंतु उसमें दृढ़ता मजबूती आती है। जो इस अवस्था में परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से अगर बालक और बालिकाओं को देखेंगे तो बालिकाओं के जो कंधे होते हैं वो पतले हो जाते हैं, लेकिन जो कूल्हे होते हैं, जो कमर का हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, और बालकों के जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, लेकिन जो कूल्हे का हिस्सा यानी कि जो कमर का पार्ट होता है, थाई का पार्ट होता है, वो बालक का पतला हो जाता है। इसके बाद हाथ और पैर का विकास। हाथ और पैर का विकास। बाल्यावस्था में बालकों के पैर जो होते हैं वो लंबे व सीधे हो जाते हैं, लेकिन जो बालिकाओं के पैर होते हैं वो अंदर की तरफ कुछ झुक जाते हैं। जैसे आप एक लड़की के पैर को देखिए और एक लड़के के पैर को देखिए, आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, आप तुरंत वहीं आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं दांत का विकास। जो दांत का विकास होता है वो बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है। दूध के दांत गिरने लगते हैं अब 12 वर्ष की अवस्था से, और लगभग सभी दांत 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम 27 वर्ष या 28 वर्ष के होते हैं लगभग हमारे सभी अस्थायी दांत उग आते हैं। जब हम 25 वर्ष या 26 वर्ष के होते हैं, और यह दांत हमारे जीवन पर्यंत जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये दांत हमारे लिए कार्य करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यौन अंगों का विकास। सबसे इम्पॉर्टेंट है यौन अंगों का विकास इसी अवस्था में होता है। जैसे ही एक बालिका 11 से 12 वर्ष की होती है तो उसके यौन अंग विकसित हो जाते हैं, और एक बालक 13 से 14 वर्ष की अवस्था तक होता है तब उसमें यौन अंग विकास करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हृदय गति में परिवर्तन। शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में जो हृदय की धड़कनें हैं वो कम हो जाती हैं। आप इस बात को जान लीजिए सबसे पहले कि एक जो शिशु है उसकी जो हृदय की गति है वो बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन जैसे ही एक बाल्यावस्था का बालक है उसके हृदय गति में धीमापन आ जाता है, और यह धीमापन अवस्था के साथ साथ और भी बढ़ता जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है। हमने आपको पहले बताया कि जो शारीरिक विकास शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है वो शारीरिक विकास बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था में मंद गति से हो जाता, और किशोरावस्था में एक बार फिर से तीव्र गति हो जाती है, विकास करने की दर बढ़ जाती है। तो इसमें हम यही जानेंगे कि जो किशोरावस्था है उसका जीवन काल यानी किशोरावस्था की जो अवस्था है वो 12 से 18 वर्ष 12 से 18 वर्ष के बीच जब एक बालक और बालिका रहेंगे तो उनको किशोर या किशोरी हम कहेंगे। बालकों में जो तीव्र विकास होता है किशोरावस्था में वो 14 से 15 वर्ष तक की अवस्था में होता है, और बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष। हमने आपको पहले ही बताया कि बालिकाओं में यौन अंगों का विकास होता है 11 से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। बालिकाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल
जो होता है वो 11 से 13 वर्ष में हो जाता है, और बालकों में जो उनका यौन अंग का विकास होता है वो 14 से 15 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इसके बाद हम जानेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसके लिए हम सबसे पहले भार को देखेंगे। जो भार है, एक किशोर का भार किशोरियों की भार की अपेक्षा अधिक होता है। किशोर का जो भार है वो किशोरी के भार से, जब एक अडोलसेंस स्टेज में बालक रहेगा तो उसे किशोर कहेंगे, और अडोलसेंस स्टेज में जब एक लड़की रहेगी तो उसे किशोरी कहेंगे। तो किशोरी के भार का 25 पाउंड अधिक किशोर का भार हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हाइट, जो किशोर की हाइट यानी कि जो लड़के की हाइट है वो लड़की की हाइट की अपेक्षा अधिक होता है, और जो हाइट होता है इस अवस्था में वो लड़कियों में 13 से 16 वर्ष तक ही हो जाता है, और किशोरों में 18 वर्ष तक भी उनकी लंबाई बढ़ती है। लेकिन एक किशोरी की लंबाई केवल 16 या 15 वर्ष तक ही बढ़ती है। इसके बाद हम जानेंगे कि और इस अवस्था में पूर्ण रूप से शारीरिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। इसके बाद सिर व मस्तिष्क का विकास। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का जो विकास होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पहले ही अवस्था में शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ही सिर व मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। जैसे ही किशोर किशोरी 15 या 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं तो उनके जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1200 से 14 वर्ष तक हो जाता है, यानी कि एक वयस्क मस्तिष्क के विकास इतना इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा हड्डियों का विकास होता है इस अवस्था में वो किस प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं हम हड्डियों का विकास किशोरावस्था में किस प्रकार होता है। जो हड्डियां होती हैं इसमें अस्थिकरण यानी मजबूती आ जाती है। कुछ छोटी मोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। हमने आपको पहले बताया कि जो शैशवावस्था में हड्डियां होती हैं वो किशोरावस्था तक आते आते उनकी संख्या में कमी आ जाती है। और दांत, इस अवस्था में जो स्थायी दांत हैं वो उग आते हैं, और प्रौढ़ावस्था यानी कि मैच्योरिटी आते आते पूर्ण रूप से दांतों की संख्या 32 हो जाती है। मांसपेशियाँ, जो मांसपेशियाँ होती हैं इस अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इसके बाद मांसपेशियों में विकास नहीं होगा। इस अवस्था में मांसपेशियों के गठन में दृढ़ता आ जाती है, सभी अंग सुडौल हो जाते हैं, और एक किशोर और किशोरी का जो शारीरिक विकास होता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है, और वो गठीले, सुंदर और आकर्षक शरीर वाले किशोर और किशोरी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। जो शारीरिक विकास है वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे पहला जो कारक है वो वंशानुक्रम है। यदि वंशानुक्रम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो कारक हमारा ये रहेगा कि माता पिता के जैसे गुण होंगे वैसे ही बालक के गुण होंगे। यदि माता पिता लंबे हैं तो बालक की लंबाई भी अच्छी होगी। यदि माता पिता मोटे हैं तो बालक भी मोटा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई क्लियरिटी नहीं है कि होगा। लेकिन माना जाता है कि बुद्धि ही माता पिता की जितनी बुद्धि होगी उतनी ही बुद्धि बालक की भी हो सकती है। इसको कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वैसा अगर इन्वायरमेंट दिया जाए तो बालक का अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। रंग रूप, शरीर की बनावट यानी कि जिस प्रकार की नाक माता पिता की है उस प्रकार की नाक बालक की भी हो सकती है। जिस प्रकार का कलर माता पिता का, यदि माता पिता गोरे हैं तो बालक भी गोरा हो सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं कि गोरे गोरे माता पिता के बच्चे भी काले हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा वातावरण है वो किस प्रकार से शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जो वातावरण है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बालक के विकास के लिए। यदि आप एक बालक को अच्छा माहौल देंगे,
पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन वो भी पर्यावरण में आ जाएगा। सब माहौल उसको बेस्ट मिलेगा तो उसका शारीरिक विकास बेस्ट होगा। यदि मान लीजिए आपने एक बहुत ही बुद्धिमान बालक को अच्छा माहौल नहीं दिया, मलिन बस्ती में उसको पढ़ने के लिए व्यवस्थित तरीके से हिसाब नहीं दिया, तो वो अच्छे तरीके से शारीरिक विकास या किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकता है। उसके बाद सब ज़रूरी है हमारा पौष्टिक आहार। हमने आपको बता ही दिया कि जो पौष्टिक आहार है वो विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप एक बालक को पौष्टिक आहार दे रहे हैं तो उसका शरीर जल्दी से ग्रो अप हो रहा है, जल्दी से उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसके अंग अच्छे से स्वस्थ हैं और वो जल्दी से विकास कर रहा है। लेकिन आप पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो बालक का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा। उसके बाद हमारा नियमित दिनचर्या। यदि बालक की दिनचर्या सही तरीके से, यानी कि जैसे जिस वक्त बालक को उठना चाहिए उस वक्त उठ रहा है, सो रहा है, पर्याप्त नींद ले रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। उसके बाद हमारा विश्राम और निद्रा, जिसको मैंने आपको बता ही दिया कि यदि बालक पर्याप्त नींद लेगा तो भी उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। इसके बाद व्यायाम और खेलकूद। व्यायाम, स्वस्थ शरीर होने के लिए व्यायाम सबसे ज़रूरी होता है। खेलकूद, बालक को खेलना ज़रूरी होता है, क्योंकि खेलने से जो बालक के शरीर के विभिन्न अंग हैं वो पर्याप्त रूप से कार्य करते हैं। मनोरंजन होना चाहिए, मनोरंजन से भी हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है, जिससे हमारा सर्वांगीण शारीरिक विकास होगा। उसके बाद प्रेम। यदि आप किसी बालक को प्रेम दे रहे हैं तो उसके मन में एक गुणवत्ता परक व्यवहार आएगा, यानी कि एक सकारात्मक व्यवहार बालक में उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आप हमेशा अपने बालक से चिड़चिड़े हुए बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो भी उसका मन मस्तिष्क हमेशा खिन्न सा रहेगा और उसके शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न होंगे। उसके बाद एक बालक जो है वो सुरक्षा महसूस करता है कि नहीं, हमेशा सुरक्षित वातावरण, यानी कि हम जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये मेरे लिए बेस्ट है, अपने आप में मैं वो बेस्ट है, इस तरह का जो व्यवहार है वो सुरक्षात्मक व्यवहार। यानी कि जब शिशु या बालक सुरक्षात्मक भावना का विकास करे, इस भावना का अभाव रहे कि यह भय है मुझे कि मैं यह काम नहीं कर सकता, उसमें आत्मविश्वास की कमी रहे, तब उसका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। उसके बाद पारिवारिक परिवेश। परिवार माता पिता का स्थल होता है। आप सभी जानते हैं कि जो परिवार है उसमें माता पिता होते हैं। यदि उनका लाड प्यार एक बालक को न मिले, सहानुभूति उनकी न मिले, तो बालक का जो शारीरिक विकास होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद अन्य कारक और आ जाते हैं, जैसे एक बालक का दुर्घटना हो गया, दुर्घटना में उसके जो शारीरिक अंग है किसी प्रकार के उसमें विकार उत्पन्न होंगे तो भी उसमें शारीरिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। विद्यालय भी अच्छा कारक है एक शारीरिक विकास को देने के लिए, क्योंकि वो बताएगा, एक शिक्षक बताएगा कि आपको कौन सा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे कि आपका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को उन छात्रों तक शेयर कर सकते हैं जो बीएड कर रहे हैं। थैंक्स।